नमस्कार। टारगेट विथ MK सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं भारतीय दंड संहिता यानी IPC इंडियन पेनल कोड। टॉपिक का नाम है आत्मरक्षा का अधिकार। आत्मरक्षा का अधिकार धारा 96 से 106 तक उल्लेख किया गया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पर चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल विधि में UPSI के लिए यहाँ से 8 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, जैसे धारा 99 पूछा गया था। तो इस तरह कुछ धाराएं हैं जिसे हमें याद करना है। जैसे धारा 96 क्या कहता है कि आत्मरक्षा में किया गया कोई कार्य जो सामान्यतः अपराध होगा लेकिन अपराध नहीं समझा जाएगा। यह धारा 96 हमें छूट प्रदान करता है कि आप सेल्फ डिफेंस में कोई ऐसा अपराध कर सकते हैं लेकिन उसे अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 97 देखते हैं। धारा 97 स्वयं या अन्य व्यक्ति जिसे हम न जानते हो यानी अजनबी के शरीर, स्वयं या अन्य व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति बल प्रयोग का अधिकार दिया गया है। धारा 97 यानी कोई व्यक्ति है के शरीर, उसके संपत्ति के विरुद्ध बल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमलावर के विरुद्ध आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो हमलावर को भी निजी प्रतिरक्षा में बल प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि मान लीजिए कोई हमलावर आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आप उस पर आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग करते हैं और हमलावर को यह पता चल जाता है कि यह व्यक्ति मुझे जान से मार डालेगा, तो हमलावर भी आपके ऊपर बल का प्रयोग कर सकता है, जिसमें उसे भी छूट प्रदान किया जाता है निजी प्रतिरक्षा के रूप में। धारा 97 में दिए गए प्रावधान से यह संदेह उत्पन्न होता है कि मानव शरीर और संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति निजी प्रतिरक्षा का लाभ प्राप्त होगा, परंतु धारा 98 में यह प्रावधान है कि विकृत चित्त यानी पागल या दिवालिया विकृत चित्त व्यक्ति अथवा कोई भ्रमित व्यक्ति हो गया हो के कार्यों के विरुद्ध भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। यानी कोई विकृत चित्त यानी पागल दिवालिया व्यक्ति हो, कोई भ्रमित व्यक्ति हो गया हो, यदि उसके ऊपर कोई हमलावर हमला कर रहा है तो वह भी निजी प्रतिरक्षा के रूप में उसे अधिकार प्राप्त होगा। यह स्पष्ट हो जाता है कि निजी प्रतिरक्षा के लिए अपराध का होना आवश्यक नहीं है। वह किसी भी दशा में अपराध हो सकता है और यह अपराध जो होता है वह तात्कालिक होता है। कोई षड्यंत्र नहीं होता है अपराध करने में। यह तत्कालिक उत्पन्न संकट होता है, आसन्न होता है। धारा 99 ऐसी परिस्थितियां जब निजी प्रतिरक्षा में बल प्रयोग नहीं हो सकता, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जब हम निजी प्रतिरक्षा में यानी आत्मरक्षा में किसी के ऊपर बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ अपवाद है। देखिए अपवाद क्या क्या है। जैसे लोक सेवक द्वारा पद के अनुक्रम में किए जा रहे कार्यों के विरुद्ध, लोक सेवक के निर्देश पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कार्य के विरुद्ध, अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग, यानी कुछ अपवाद है जिसमें हम आत्मरक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि आत्मरक्षा में अपराध नहीं कर सकते हैं। कोई लोक सेवक है यानी कोई पुलिस पदाधिकारी है, उसके अनुक्रम में आपके ऊपर कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसके विरुद्ध आप जो है उसके ऊपर आत्मरक्षा के लिए नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम उसके ऊपर बल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लोक सेवक है। और लोक सेवक के निर्देश पर अन्य पदाधिकारी, यानी कि लोक सेवक के निर्देश पर अन्य पदाधिकारी द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो उसके ऊपर भी आप बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि यदि लोक सेवक द्वारा किए जा रहे कार्यों से यदि मृत्यु की आशंका हो या गंभीर चोट की आशंका उत्पन्न हो रही है तो हम निजी प्रतिरक्षा में बल प्रयोग कर सकते हैं। यह मुझे अधिकार प्राप्त है। यदि कोई लोक सेवक हो, यानी जैसे कोई पुलिस है, आपको ज़बरदस्ती मार पीट रहा है और आपको लगे कि नहीं मेरी मृत्यु हो सकती है, गंभीर चोट हो सकता है, तो आप भी उसके ऊपर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसके ऊपर बल प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको छूट प्रदान करता है धारा 99। धारा 100 में क्या कहते हैं? धारा 100 कहता है कि यदि ऐसी परिस्थितियां जब निजी प्रतिरक्षा में उत्पन्न अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, यानी आपके अंडर में कोई व्यक्ति ऐसा है और आपको लग रहा है कि इसकी मृत्यु हो सकती है,
जैसे मृत्यु की आशंका हो सकती है या गंभीर चोट की आशंका आपको लग रहा है, अपहरण या व्यपहरण, बलात्कार, सदोष परिरोध, अप्राकृतिक दुष्कर्म, एसिड हमला। इसे 2013 में जोड़ा गया वर्मा कमेटी के आधार पर। यह प्रश्न पूछा गया था यूपीएसआई 2016 वाले पेपर में। तो यहाँ से ऐसी अवस्था में मृत्यु कारित की जा सकती है। देखिए सदोष परिरोध क्या होता है। सदोष परिरोध और दूसरा होता है सदोष अवरोध। सदोष अवरोध उसे कहते हैं, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और हमलावर चारों तरफ से उसे घेर लिया हो, चारों तरफ से हमलावर उसे घेर लिया हो, तो यहाँ व्यक्ति ए जो है ये चारों तरफ से अवरुद्ध है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सदोष अवरोध, यानी कि चारों तरफ से रोक दिया गया इसे और उसके ऊपर हमलावर कर रहा है, तो इसे हम सदोष अवरोध कहेंगे। और सदोष परिरोध क्या होता है। सदोष परिरोध, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ए है कोई व्यक्ति और उसके चारों तरफ अपराधी हैं और ये अपराधी के चारों तरफ किसी बंद कमरे में या किसी ऐसे स्थान पर जो किसी से कोई लेना देना न हो और चारों तरफ उसे प्रताड़ित कर रहा है, तो इसे हम सदोष परिरोध के अंतर्गत रखते हैं। धारा 101, धारा 100 में दी गई परिस्थितियों के अतिरिक्त, यानी जो 7 परिस्थितियां दिया गया है, इसके अलावा अन्य किसी परिस्थिति में निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर कोई अन्य परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है तो उसमें हम जो है मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं, यह धारा 101 कहता है। धारा 102, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का उत्पन्न होना और बना रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, जो हमें धारा 96 प्रदान करता है कि आत्मरक्षा में किया गया कोई कार्य अपराध होगा लेकिन अपराध नहीं समझा जाएगा, तो वही उल्लेख करता है धारा 102 कि आत्मरक्षा के अधिकार का उत्पन्न होना, यानी कि आप सेल्फ डिफेंस में जो बल का प्रयोग करते हैं वो हमेशा बना रहेगा, उसे समाप्त नहीं किया जाएगा। धारा 103 में बताया गया लूट, रिष्ट, अग्नि द्वारा संपत्ति का विनाश, रातोगृह भेदन, यानी कि सेन फोड़ना, रात्रि में जो सेन फोड़ कर लोग चोरी कर लेते हैं, तो उसमें भी आप सेल्फ डिफेंस के रूप में बल का प्रयोग कर सकते हैं। कोई आपको लूट रहा है, लूटपीट हो रहा है, लूट पाट में भी आप बल का प्रयोग कर सकते हैं। रिष्ट यानी अग्नि द्वारा संपत्ति का विनाश, कोई आग लगा रहा है आपकी संपत्ति में, तब भी आप वहाँ बल का प्रयोग कर सकते हैं। यह रहा आपका आत्मरक्षा का अधिकार टॉपिक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।